नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मीशंकर कुशवाहा आप सभी का मेरे इस एपिसोड में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों से छायावादी युग के प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। सुमित्रानंदन पंत जी का 20 मई को जन्म दिवस है। आपका जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। वो ऐसे इतने बड़े महान साहित्यकार हैं। आज उनका हम चर्चा करेंगे और उनके साहित्यिक योगदान को स्मरण करेंगे। सुमित्रानंदन पंत छायावादी युग के 4 प्रमुख कवियों में से एक थे। 4 कवियों में से जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, इन चारों में से एक थे। आज मैं पंत जी के बारे में चर्चा करूंगा और उनको ससम्मान स्मरण करने की कोशिश करूंगा। पंत जी ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत प्रमुख छायावादी कवि रहे हैं और आपने लगभग हिंदी साहित्य की या काव्य जगत की 50 से 51 वर्षों तक आपने सेवा की है और आपकी सेवा को देश विदेश में मान सम्मान मिला और आपको प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिले। आपको सन 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। चिदम्बरा के लिए सन 1969 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और आपको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी आपको मिला। ये आपके साहित्यिक रचनाओं के लिए मिला, योगदान मिला और विश्वव्यापी मानव संदेश, मानव कल्याण के संदेश के लिए भी आपको मिला। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे कुछ बातें अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे भी अल्मोड़ा 2 बार जाने का मौका मिला है और 2004 में मैं अपने मिसेज और बच्चों के समेत में अल्मोड़ा गया और अल्मोड़ा के कौसानी में 4 दिन ठहरा। वहाँ पर मुझे ज्ञात हुआ कि पंत जी का यहीं घर है। मैं उसको देखने गया। आजकल पंत जी का जो घर है वो एक संग्रहालय में बदल गया है। उसका देख रेख उत्तराखंड गवर्नमेंट कर रही है। तो मुझे 4 प्रमुख छायावादी कवियों में से पंत जी के यहाँ जाने का एक बार अवसर मिला है। अब मैं पंत जी की जो प्रमुख कृतियाँ हैं, काव्य कृतियाँ हैं, उनके बारे में संक्षिप्त में मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो पंत जी की रचनाएँ हैं वीणा 1918, ग्रंथ 1920, पल्लव 1918, गुंजन 1932, युगांत 36, युगमाड़ी 36, ग्राम्या 1940, स्वर्णकिरण 1947, स्वर्णधूल 1947, युगांतर 1948, उत्तरा 1949, रजत शिखर 1951, शिल्पी 1952, अमिता 1955, सौवर्ण 1957, वाणी 1958, चिदम्बरा 1958, रश्मिबंध 1959, कला और बूढ़ा चांद 1959, अभिषेकिता 1960, लोकायतन 1964, किरण वीणा 1967। ये इस प्रकार से इनकी कृतियाँ, रचनाएं मेरे संज्ञान में आई हैं और काफ़ी आपने हिंदी साहित्य की सेवा की। और प्रारंभिक दौर पर आप जैसा कि आप छायावादी युग के प्रतिनिधि कवि हैं, तो आपने छायावादी युग में आपने छायावादी रचनाएं लिखी और छायावाद में जैसा कि आपको पता है प्रकट चित्रण और प्रेम पर
आधारित होती हैं, तो आपने वो भी चित्रण किया। उसके बाद में छायावाद का 1936 के बाद समापन होता है, फिर प्रगतिवादी काल आता है। तो पंत जी मार्क्सवाद के प्रभाव में आ गए और आपने मार्क्सवादी रचनाएं आपने शुरू की, अपनी बाणी को मुखरित किया। और उसके बाद जब आपको लगा कि ये अब प्रगतिवाद बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें केवल शुष्कता आ गई है और एक ही प्रकार की बाणी है और सभी चीज़ों का समन्वय नहीं है, तब आपने अरविंद दर्शन की ओर आपने रुख किया और आपने इस प्रकार मानवता की भी रचनाएं की। इस प्रकार से आपकी जो रचना धर्मिता है, उसका जो चिंतन का विकास है, वो क्रम से आपका बढ़ता रहा। आपकी जो रचनाएं हैं, तो मैं कुछ आपको रचनाओं के बारे में भी आपको अवगत कराऊंगा। आप इसमें देखिएगा कि आपकी रचनाओं में कहाँ कहाँ प्रकृति चित्रण हुआ है और कैसा मानवीकरण हुआ है। तो आपकी जो कविता आपकी है सोन जूही, वो आपकी प्रकृति चित्रण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और इसमें कवि ने प्रकृति चित्रण के साथ मानव हित की भी बात की है। प्राणों की हरिताभ आग से फूटे चेतन शुभ्र शिखा, जो सके दिखा मानवता का पथ जीवन का रथ। ये मानवता का पथ भी दिखाने की कोशिश करते हैं अपने काव्य के माध्यम से, कि प्रकृति या सोन जूही सबको सुगंध देती है और मानवता का प्रसार का संदेश देती है, दूसरे के हित की भी कहीं न कहीं समझ है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आपकी कविता नौका विहार है। नौका विहार में भी हम पाते हैं कि इसमें प्रकृति का चित्रण भी है और दर्शन भी है। तो आपकी कविताओं में प्रकृति चित्रण भी है और दर्शन भी है। तो सर्वप्रथम पहले मैं प्रकृति चित्रण की लाइनें कुछ इंगित करता हूँ। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल। इसमें देखिएगा कि इसमें गंगा को ऐसा बताया गया जैसे गंगा रेत में लेटी है और गंगा लेटी है, किसी सैया पर गंगा लेटी हुई है। आप और देखिएगा, माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। गंगा के बीच में एक द्वीप है, ऐसा प्रतीत होता गंगा माँ है और शिशु द्वीप जो है शिशु की तरह वहाँ पर सोया हुआ है, धारा के बीच में सोया हुआ है, जैसे शिशु एक माँ की गोद में होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि प्रकृति चित्रण भी है और प्रकृति का मानवीकरण भी है। अब दर्शन की ओर देखते हैं। आपकी दार्शनिकता की भी अभिव्यक्ति हुई है। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित सत विचार, इस धारा शाही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। अब इन पंक्तियों में देखते हैं कि जिस प्रकार से ये धारा है, गंगा की धारा है, इसी प्रकार से हमारे जग का भी क्रम है। तो इस प्रकार से आप इसमें देखते हैं कि प्रकृति के साथ में भी है और दर्शन का भी, प्रकृति के साथ दर्शन का भी संगम है। अब छायावादी कवियों की एक और विशेषता रही है कि वो रहस्यवादी भी रहे हैं और रहस्यवाद के माध्यम से वो अज्ञात और अनंत और अज्ञात रहस्य में चीज़ को, वस्तु को या अज्ञात सत्ता को जानना चाहते हैं। आपकी कविता है मौन निमंत्रण। मौन निमंत्रण के माध्यम से आप अज्ञात सत्ता की ओर इंगित करते हैं।
स्तब्ध ज्योत्सना में संसार चकित रहता, शिशु सा नादान, विश्व के पलकों में सुकुमार, विचरते हैं जब स्वप्न अजान, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। इस कविता में रात्रि में जब सभी सोए हुए हैं तब कोई ऐसा अज्ञात सत्ता है, रहस्यमय सत्ता है, जो नक्षत्रों के माध्यम से मुझे कोई निमंत्रण दे रहा है। और आगे बढ़ते हैं तो आप ये और भी जगह जगह देख सकते हैं। इसी प्रकार से न जाने सौरभ के मिस कौन, निमंत्रण संदेशा मुझे भेजता कौन, अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकती तुम हो कौन। इस प्रकार से आपने अपने काव्य में संयोजन किया है। इसके बाद में जब आप आते हैं अपने प्रगतिशील विचारों में, तब ये मानव के दुख दर्द को उकेरते हैं। और नारी के दुख दर्द को कैसे आपने उकेरा है, युगवाणी में देखिएगा। मुक्त करो नारी को मानो, चिरवंदित नारी को, युग युग की बर्बर कारा से, जननी सखी प्यारी को। ये अपनी कविता के माध्यम से ये नारी मुक्ति भी चाहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल प्रकृति के सुकुमारता में ही खोए रहें, ये वहाँ भी ये चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब और आगे बढ़ते हैं तब ये मानव कल्याण की बात करते हैं। और मानव कल्याण में लिखते हैं, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। अब कवि शिवम की प्रतिष्ठा करने की ओर आगे बढ़ता है। और लोकायतन में आपने गांधीवादी दर्शन पर या गांधी के द्वारा आपने मानव कल्याण की बात कही है। इस प्रकार से पंत जी मानव कल्याण के कवि रहे हैं, प्रगतिशीलता के भी रहे हैं, छायावाद के भी कवि रहे हैं, सौंदर्य के भी रहे हैं। और इन्हीं से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरा लेक्चर सुना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।